उपन्यास माय फर्स्ट मर्डर केस का 6वां भाग। लेखक जयदेव चावरिया, आवाज शौभिक पालित। रॉकी को थाने ले जाकर उससे बहुत पूछताछ की, पर उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया। कुछ घंटे में यह बात पूरे राजनगर में फैल गई कि रॉकी ने ही अपने पिता का खून किया है और 50 लाख रुपए भी उसी ने चुराए हैं। इंस्पेक्टर नवनीश कुमार ने अपनी क्षमता दिखाते हुए अशोक नंदा मर्डर केस 72 घंटे के अंदर अंदर हल करके दिखा दिया। पूरे राजनगर में पुलिस वालों की तारीफ की जा रही थी कि पुलिस से कोई भी मुजरिम नहीं बच सकता। जैसे ही इस बात के बारे में साक्षी को पता चला कि रॉकी को पुलिस ने पकड़ लिया, वो भी अपने ही पिता के खून के इल्जाम में, तो बेचारी भागती भागती थाने पहुंच गई। उस समय रात के 11:30 बज रहे थे और अपने भाई रॉकी से मिली। मेरे भाई, ये क्या हो गया? तुम्हें पापा के खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया? साक्षी बोली। मेरे भाई, मुझे पूरा यकीन है तुमने पापा का खून नहीं किया। मैं राजनगर के बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर दूंगी। अदालत में तुम्हें सजा नहीं होने दूंगी। साक्षी की आंखें भी नम हो गई थी, पर वो रॉकी के आगे रोना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी उसे रॉकी को हिम्मत देनी थी, ना कि उसकी हिम्मत तोड़नी थी। इसलिए वो चाहकर भी रो नहीं पा रही थी, बस ना जाने अपने आप को कैसे रोके हुए थी। जल्द से जल्द यहां से जाना चाहती थी। रॉकी मेरे भाई, अभी मैं घनश्याम अंकल के पास ही जा रही हूँ। वो जेल से जरूर बाहर निकाल लेंगे, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। मैं कैसे परेशान ना रहूं? रॉकी चीखा। घर पर किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मम्मी, विनय भैया, बलवंत भैया सब देखते रहे, पर मेरी बात किसी ने भी यकीन नहीं की कि मैंने पापा का खून नहीं किया। यही परिवार होता है क्या? मुसीबत के समय अपनों का साथ छोड़ देते हैं। अगर यही परिवार होता है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा परिवार। हो जाने दो मुझे सजा। कानून ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा सुना देगा ना। चाहे मैं कैसा भी हूं, मानता हूं मैं दिन रात बस नशे में डूबा रहता था, पर मैं पापा से बहुत प्यार करता था। साक्षी मेरी बहन, मैंने पापा का खून नहीं किया। वो रोने लगा। रॉकी की आंखें रो रो कर सूज गई थी। मुझे बचा लो मेरी बहन, मुझे बचा लो। रॉकी की आवाज में एक अजीब सा दर्द था। अगर उसे जल्द से जल्द जेल से निकाला नहीं गया तो वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा। भाई, मेरा विश्वास करो। साक्षी मानो टूटने वाली थी। मैं तुम्हें इस नरक से जल्दी ही छुड़ा लूंगी। फिर वो वहां रुकी नहीं, सीधा थाने से बाहर चली गई। 20 मिनट बाद साक्षी अपने वकील घनश्याम के घर थी। साक्षी घनश्याम को रॉकी के बारे में सब कुछ बता देती है। घनश्याम अंकल, मुझे रॉकी की जमानत करवानी है। साक्षी बहुत ज्यादा भावुक थी। चाहे कितने भी पैसे लग जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं। साक्षी बेटा, मैं एक वकील नहीं बल्कि तुम्हारा परिवार भी मेरा परिवार है। तुम्हें यह कहने की जरूरत ही नहीं। पैसे वाली बात नहीं है। बात यह है कि सारे सबूत रॉकी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वही कातिल है। नाइट क्लब के एक वर्कर मुस्तफा की गवाही के अनुसार रॉकी के हाथ में सूटकेस देखा गया था, जो वो नाइट क्लब में लेकर गया था, जो विनय की सेफ में मिला। ये मुस्तफा की गवाही से ये बात साबित हो जाती है कि विनय की सेफ में मिला सूटकेस रॉकी का है, और अंत में सबसे मजबूत सबूत रॉकी के कमरे से चाकू मिला है। मुझे नहीं लगता कि रॉकी की जमानत हो पाएगी। कल लैब में फॉरेंसिक की रिपोर्ट भी आ जाएगी, यानी कि रॉकी की जमानत नहीं हो सकती। ऐसा मत बोलो घनश्याम अंकल, आप तो मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर आप ही ऐसा बोलोगे तो मैं वैसे ही हिम्मत हार जाऊंगी। बेटा, अब कोई भी रॉकी को बचा नहीं सकता। नहीं अंकल, रोती हुई साक्षी बोली। कोई ना कोई तो रास्ता होगा जिससे मेरे भाई रॉकी को बचाया जा सके। बेटी, मैं माफी चाहता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। साक्षी आंसू पोंछते हुए खड़ी हुई। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे हारे हुए जुआरी के होते हैं। सारे रास्ते बंद हो गए। बेचारी जाए तो जाए कहां? वो दरवाजे से बाहर निकल गई। तभी पीछे से घनश्याम ने आवाज दी, बेटा, एक शख्स है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। साक्षी के बुझे हुए चेहरे पर उम्मीद की किरण जागी। कौन है वो? अंकल प्लीज मुझे बताएं, कौन है? जासूस सम्राट, घनश्याम बोला। दुनिया का सबसे बड़ा जासूस है। अगर एक बार उसने अशोक नंदा मर्डर केस यानी कि तुम्हारे पापा का केस हाथ में ले लिया तो समझो रॉकी बच जाएगा। कोई भी अदालत उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। अगर रॉकी सच्चा है तो समझो सम्राट उसे कुछ नहीं होने देगा, पर यह कहना मुश्किल है कि वो केस हाथ में ले या ना ले। शुक्रिया अंकल, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बाकी सरदर्दी मेरी है
कि मैं मिस्टर सम्राट को कैसे कन्विंस करूं। फिर साक्षी तेजी से बाहर निकल गई। सुबह के 9 बज रहे थे। बलराम अभी बगीचे में पानी दे रहा था। उसके पास एक छोटा सा कीपैड वाला फोन था जिसमें कोई गाना बज रहा था। बलराम उसी गाने को गा रहा था। तभी बलराम के कानों में किसी के चीखने की आवाज पड़ी। बलराम कहां मर गया? गणेश दत्त चीखा। तभी भागते हुए बलराम उस कमरे में पहुंचा जहां से उसे आवाज आई थी। उसके कपड़े से पता चल रहा था कि वो घर का नौकर है जो घर में खाना और साफ सफाई का काम करता था। बलराम की सांसें तेजी से चलती मालूम पड़ रही थी। साहब जी क्या हो गया? बलराम का घबराया हुआ स्वर मुंह से निकला। गणेश दत्त गुस्से में नजर जान पड़ रहा था कि जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो। गणेश दत्त बलराम पर चिल्लाया, घर में ये शोर कैसा? साहब वो प्रियंका जी अपने कमरे का सामान तोड़ रही है। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की पर आप तो जानते हैं ना कि प्रियंका जी का गुस्सा, जब वो गुस्से में होती है तो किसी की भी नहीं सुनती। गणेश दत्त के माथे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। गणेश दत्त भागा भागा प्रियंका के कमरे में गया तो देखा कमरे का सारा सामान पूरे कालीन पर बिखरा पड़ा था। कालीन भी काफी महंगा नजर आ रहा था। नीचे कालीन पर बेशकीमती पेंटिंग पड़ी थी। सारी पेंटिंग टूटी फूटी दिखाई पड़ रही थी। पेंटिंग का कांच भी वही कालीन पर पड़ा हुआ था। प्रियंका की हथेली में एक छोटा सा कांच लग गया था जिसमें से खून निकल रहा था। कमरे की हालत देखकर गणेश दत्त को समझने में देर नहीं लगी कि उसकी बेटी प्रियंका आज बहुत गुस्से में है। गणेश दत्त प्रियंका के करीब आया और उसकी हथेली से कांच निकाला। हथेली से खून और ज्यादा मात्रा में निकलने लगा। गणेश दत्त ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और प्रियंका की हथेली पर बांधा। बेटी ये क्या पागलपन है? पापा आप तो ऐसे दिखा रहे जैसे आपको कुछ भी नहीं पता। पुलिस ने रॉकी को गिरफ्तार कर लिया है, वो भी अपने पापा के खून के इल्जाम में। मुझे कुछ नहीं पता पापा, आपको रॉकी को जल्दी से जेल से बाहर निकलवाना होगा। आप तो जानते हो ना आपकी बेटी रॉकी से कितना प्यार करती है। बेटा मुझे पता है कि तू रॉकी से कितना प्यार करती है। मैं जल्द से जल्द रॉकी को जेल से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, पर तुम परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगा। पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं कि मैं परेशान ना हूँ? जिस उम्र में मुझे मेरी मम्मी का प्यार मिलना चाहिए था वो प्यार मुझे कभी नहीं मिला, और आपको अपने काम से कभी फुर्सत नहीं मिली। मोहिनी आंटी ने मुझे पालकर बड़ा किया है, क्योंकि मेरा बचपन अपने घर पर नहीं बल्कि मोहिनी आंटी के घर में गुजरा है। रॉकी के साथ खेलकर मैं बड़ी हुई हूँ और हमेशा सभी लोगों से यही सुनती आई हूँ कि रॉकी की और मेरी शादी होगी। गणेश दत्त चीखा, प्रियंका होश में आओ, रॉकी तुमसे प्यार नहीं करता। फिर गणेश दत्त उसे समझाते हुए बोला, बेटा तुम क्यों पागल हो रही हो रॉकी के पीछे? जब रॉकी तुमसे प्यार ही नहीं करता, मैं तुम्हारी शादी रॉकी से भी अच्छे लड़के से कराऊंगा। प्रियंका की आंखें एकदम लाल सुर्ख हो गई और चीखी, पापा आपकी बेटी रॉकी की है, उसके अलावा किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। गणेश दत्त ने अपने दोनों हाथों से प्रियंका को झिझोड़ा। बेटी ये कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो तुम? जो बेटा अपने देवता समान बाप का खून कर सकता है, जिस बाप ने उसे पैसों के लिए कभी मना ही ना किया हो, जब वो बेटा अपने बाप का ना हो सका तो तेरा क्या होगा? तुम उस शख्स से प्यार करना चाहोगी जो दिन रात नशे में चूर रहता है। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ वो होटलों में देखा गया है, और तुम फिर भी कहती हो कि तुम रॉकी से प्यार करती हो। बेटा इसे पागलपन कहते हैं। ठीक है पापा, मैं आपकी हर बात मानूंगी। गणेश दत्त के चेहरे पर 100 वॉट के बल्ब जैसी रोशनी हो गई। आप मेरी एक बात का जवाब दे दो, मम्मी की डेथ के बाद आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? जबकि मुझे उस समय एक माँ की बहुत जरूरत थी, क्योंकि मेरी उम्र 3 साल थी। उस समय आपको अपनी बेटी की इतनी भी चिंता नहीं थी, और आज जब मैं बड़ी हो गई तो अपना हक जता रहे हो। ये कैसा प्यार है आपका? बोलो पापा बोलो। प्रियंका चीखी। गणेश दत्त की जुबान पर मानो ताले पड़ गए, क्योंकि प्रियंका सच कह रही थी। गणेश दत्त भावुक होकर बोला, बेटा बात यह थी कि मैं तुम्हारी मम्मी से बहुत प्यार करता था और आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। बेटा मुझे माफ कर दो। प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है। जो दिल में एक बार बस गया उसकी जगह कोई दूसरा शख्स उस पहले शख्स की जगह कभी नहीं ले सकता। यही वजह थी कि मैंने दूसरी शादी नहीं की। बेटा तुम्हारी मम्मी की जगह मैं कैसे किसी को दे देता बोलो? गणेश दत्त की आंखें हल्की नम हो गई थी। पापा जिस तरह से आप मम्मी को नहीं भुला सकते, उसी तरह मैं भी रॉकी को नहीं भूल सकती। फिर प्रियंका तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। गणेश दत्त बस खड़ा रहा, जैसे उसको सदमा लग गया हो।
क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेटी ठीक कह रही है।